नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की। और वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के बनारस में वकील बनाम पुलिस जिस तरह से चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ये हराने वाली साजिश तो नहीं है। ये हैरान करता है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मामला इतना लंबा कैसे खिंच रहा है और कैसे पुलिस इस कदर अधिकारों से भरी हुई है कि वो अपने उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में ही अपने गुस्से का, अपने प्रतिरोध का सार्वजनिक खुला इजहार कर रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस वाले लिख रहे हैं, वकीलों को टारगेट कर रहे हैं, वकीलों ने भी पुलिस की धुनाई कर दी। ये सब चल रहा है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है। मैं आपको इस सिलसिला बताने जा रहा हूं। इस सिलसिले को देखिए और उससे आपको समझ में आएगा कि ये मामला जो इतना लंबा खिंच रहा है, ये क्यों खिंच रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। और पॉलिटिक्स में अक्सर ये होता है कि जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है जो आपको बहुत आसानी से नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप घटनाओं को एनालाइज करेंगे, जब आप एक के बाद दूसरे तार जोड़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ये क्या है, ये संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग है। अब आप समझिए बनारस में क्या हो रहा है। बनारस में ये बवाल भड़कता है। रथ यात्रा चौराहा है बनारस में, वहां पर एक वकील हैं शिव प्रताप सिंह, उनको पुलिस रोकती है। वो अपनी दोपहिया गाड़ी से अपने घर की ओर जाना चाह रहे हैं और फिर ऐसी मार कुटाई की तस्वीरें आती हैं। इस कदर उनको पीटा जाता है, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है। उनके स्थिति ये हो जाती है कि साथी वकील ले आके ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं। इस कदर सीरियस हो जाती है, इस कदर उनको पीटा जाता है। ये एक घटना घटती है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बनारस में चीजें रुक नहीं रही हैं। एक घटना घटी थी, इसी पर अलर्ट हो जाना चाहिए था पुलिस को और चीजों को कंट्रोल करना चाहिए था। प्रशासन को उतर आना चाहिए था। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, खुद मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। आगे देखिए क्या हुआ। इसके साथ ही एक और मामला सामने आता है बड़ा गांव का। बड़ा गांव थाने में वहां भी आरोप लगता है कि पुलिस एक वकील को पीट देती है, बदसलूकी करती है। दो पक्षों के बीच का विवाद होता है और उसमें एक वकील को पीटा जाता है, बदसलूकी की जाती है। ये नाराजगी पुलिस के अंदर भभक रही होती है और उसके बाद जो कोर्ट परिसर है वहां पर अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस बीच में इसी बड़ा गांव थाने से एक दरोगा और उनके एक सहयोगी वो पहुंचते हैं कोर्ट में कामकाज के सिलसिले में, और वहां पर उनको पीटा जाता है। इतना पीटा जाता है कि वो भी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हो जाते हैं। तो एक के बाद एक घटनाएं चेन बन रही है। रथ यात्रा में हुआ, बड़ा गांव में हुआ और उसके बाद कचहरी कोर्ट परिसर में हुआ। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और एंट्री हो जाती है और वो एंट्री होती है नीतू कादियान की, जो एडीसीपी वरुणा जोन है, उनकी एंट्री हो जाती है। और आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस तस्वीरें में उनकी और इन तस्वीरों में उनकी और बहस होती है वकीलों के बीच में। जिस अंदाज में वो बहस करती हैं, और जब ये पुलिस कमिश्नर का दफ्तर होता है, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में एडीसीपी लेवल के अधिकारी जिस अंदाज में वकीलों से तुतड़ाम करती हैं, बहस करती हैं, फिर वकीलों को वहां से भगा दिया जाता है, ये चर्चा का विषय बन जाता है। एकदम तलवारें खिंच जाती हैं पुलिस बनाम वकील। और नीतू कादियान, ये जो एडीसीपी हैं, इनको हटाने की मांग जोर पकड़ जाती है। वकील आंदोलन बुलंद कर देते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि नीतू कादियान किस तरह से पेश आ रही हैं वकीलों से, और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये जो सिलसिला है कैसे ये प्रधानमंत्री की संभावनाओं पर असर डाल रहा है। प्रधानमंत्री को किस तरह से उनकी अपनी जमीन को ये जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे डैमेज कर रहा है। पहले आप देखिए नीतू कादियान जो एडीसीपी हैं, उनके और वकीलों के बीच में हुआ क्या। किसकी परमिशन करेंगे? पूरी बात सुन लीजिए। आपने बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने, हाँ बोला था मैंने। क्यों तो पूरी बात बोला था? कैसे बोल सकते हो? हैरानी की बात यह होती है कि इस कदर बनारस में चीजें संभलती नहीं है। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है। जो पुलिस के हैंडल्स हैं, पुलिस वाले जो हैं, वो खुल करके अपनी मैडम का समर्थन करते हैं, नीतू कादियान का, उनको अभिभावक बताते हैं, और उधर से वकील कहते हैं कि इन पर एफआईआर की जाए। अब आप ये सोचिए कि पुलिस सरकारी वर्दी, सरकारी ड्यूटी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर खुल करके लिखा जा रहा है, अखबारों में छप रहा है, किस तरह से उनको अपना अभिभावक बताया जा रहा है। यानी कि इस लड़ाई को रोका नहीं जा रहा है, ये लड़ाई धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। अब यही मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो लगातार बढ़ रहा है इसके मायने क्या हैं। और एक घटना भी हाल ही में और घटी थी, वहां पुलिस ने किस तरह से
एक्ट किया था, किस चुस्ती के साथ पुलिस ने एक्ट किया था, लेकिन वही पुलिस यहां पर बहुत आराम से चीजों को संभालने में लगी हुई है। लेकिन पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो नीतू कादियान है, एडीसीपी, इनके और इनके जो सहयोगियों, उनके खिलाफ करीब 100 पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दायर किया गया। इन 100 पुलिसकर्मियों को सीजीएम की अदालत में वाद दायर किया गया, एफआईआर करने की मांग की गई। ये बात बढ़ती गई और आप अब सोचिए कि ऐसे ही हाल ही में गोरखपुर में भी एक कांड हुआ था। गोरखपुर क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, उनका चुनाव क्षेत्र है, उनका जिला है। और बनारस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जब गोरखपुर में होता है तो वहां आप पुलिस की सक्रियता देखिए। गोरखपुर में पिपराइच में पशु तस्कर ने एक 19 साल के लड़के की हत्या कर दी। वे आए थे पशु ले जाने के लिए, ये लड़का दौड़ा, चिल्लाया, उसको उठा ले गए। घर वाले को आरोप है मुंह में गोली मार दी, इसकी मौत हो गई। और चूंकि योगी के क्षेत्र में घटना घटी हुई थी, अब यहां पुलिस का रिएक्शन देखिए। तुरंत अमिताभ यश वहां पहुंच गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो खुद पहुंच गए और पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा दी गई। एनकाउंटर वो भी हो गया, हाफ एनकाउंटर हो गया, गिरफ्तारियां ये वो सब करके मामला रफा दफा हो गया। बात आगे नहीं बढ़ने दी गई, वहीं खत्म कर ली गई। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे, लेकिन बनारस में वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो गोरखपुर पहुंचे थे वो बनारस में नहीं पहुंचे। बनारस पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठा कि जिस तरह से गोरखपुर का संज्ञान लिया गया, बनारस का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां ये मामला कैसे बढ़ता रहा? एक के बाद एक घटनाएं हो रही, पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने, मामला आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एक दिखा रहा हूं, एक सरकारी चिट्ठी। आज 4 बजे एक बैठक तय हुई कि पुलिस और वकीलों के बीच में की जाएगी। मतलब सरकारी चिट्ठी लिख करके आपस में बैठक आयोजित की जा रही, जैसे लग रहा है कोई प्रधानी का चुनाव चल रहा है, उसमें आपस की मीटिंग और विचार विमर्श चल रहा हो कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है। अब आप इसके देखिए कि प्रधानमंत्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीजों का, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छी तरह ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी मार्जिन है वो इस बार खासा कम हुआ है। 2024 में 1,52,000 रह गया, सिर्फ 1,52,000। 2019 में 4,80,000 था और 2014 में 3,37,000 था। 1,52,000 लोएस्ट है अब तक का। ये कैसे हुआ? कई सारी वजह सामने आई। सेवापुरी में, रोहनिया में पटेलों के वोट नहीं मिले, पता है क्या, भूमिहारों के वोट नहीं मिले। शहर दक्षिणी तक में पीएम को वोट बहुत कम मिले। बहुत सारी बातें सामने आई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो राज्य सरकार के हाथों में होता है। तो जिस तरह से वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ योजनाओं का, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रहा, लॉ एंड ऑर्डर की आलम ये कि अभी हाल ही में एक घटना घट गई थी एक युवती के साथ में, उसमें खुद प्रधानमंत्री ने जैसे वो उतरे बनारस में एयरपोर्ट पर, उन्होंने बनारस के पुलिस कमिश्नर, डीएम और कमिश्नर, इन तीनों को जवाब तलब कर लिया कि बनारस में क्या हो रहा है। इस कदर चिंता थी प्रधानमंत्री को बनारस में जिस तरह से चीजें हाथ से निकल रही हैं। तो सवाल ये उठा कि क्या ये जो बनारस में रायता फैल रहा है या इसको फैलने दिया जा रहा है, जो भी कहिए, क्या इसका सीधा असर पड़ रहा है प्रधानमंत्री के अपने प्रोस्पेक्ट्स पर, उनकी अपनी संभावनाओं पर? तीसरी बार में जब 1,52,000 हो जाता है जीत का मार्जिन, जो कि 4,80,000 था पिछले चुनाव में, तो उसके बाद 2029 में क्या है? और जहां पर करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जहां जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने की कवायद करनी चाहिए, वहां पर ये रायता इतना और कैसे फैलाया जा रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर गोरखपुर में जिस तेजी से एक्शन होता है, बनारस में वो क्यों नहीं होता है? ये सभी को परेशान कर रहा है। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि हाल ही बनारस में घटना और लंबी खींची थी। वो क्या थी? वो थी छितौना में, वहां ठाकुरों बनाम राजभर हो गया था और लंबी खींचती गई वो घटना भी। ठाकुरों की ओर से करणी सेना उतर आई, राजभर की ओर से ओम प्रकाश राजभर के जो कैबिनेट मंत्री, उनके बेटे वो मोर्चे पर उतर आए, अनिल राजभर आ गए और लंबा चला मामला। ऐसा लगा कि ठाकुर और राजभर दो अलग अलग समुदाय बन गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। थाना कचहरी सब हो गया। अब सोचिए इसका असर कहां पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी को तो बनारस में दोनों वोट चाहिए, वहां राजभर भी चाहिए, ठाकुर भी चाहिए, सब उनको भूमिहार भी चाहिए, पटेल भी चाहिए। ये सारे वोट वो एक बुके बना करके चलते हैं। तो यानी वोट बिखरने की पूरी प्रोसेस शुरू हो गई है। सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है? आखिरकार कौन है जो ये सब होने दे रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हम यहाँ किसी को ब्लेम करने वाले नहीं है कि ये कौन है, ये तो बीजेपी पर है। बीजेपी इसको देखे,
बीजेपी इसकी पड़ताल करे। ये सवाल एक बीजेपी के अंदर से उठा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन कम कैसे हुआ है, आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्जिन कम कैसे हुआ है। ये जब बात कही गई कि लोकसभा चुनाव में 2024 में जो कैंडिडेट तय किए गए थे वो बड़े अच्छे नहीं थे, इसलिए बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, तो उसका काउंटर ये हुआ कि प्रधानमंत्री का मार्जिन कम कैसे हो गया, क्या वहां भी कोई उनसे बेहतर कैंडिडेट था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्जिन कम कैसे हुआ, क्या उनसे बेहतर कोई वहां होना चाहिए था? तो ऐसे में अब जो हो रहा बनारस में वो एक बार फिर से इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि बनारस में स्थितियां ठीक नहीं हैं। और मैं आपको ये बात और बता रहा हूं कि ये सब बातें नोटिस की जा रही, ऐसा भी नहीं है कि ये नोटिस से परे हों, मगर सवाल ये है कि इन पर एक्शन कब होगा। क्या एक्शन लेते लेते देर तो नहीं हो चुकी होगी? बनारस में इस समय सबसे अधिक चर्चा इसी बात की है कि प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में ये जो रायता एक के बाद एक फैल रहा है, आखिरकार ये क्यों फैल रहा है, इसमें किरदार कौन है और इसका असर प्रधानमंत्री की अपनी संभावनाओं पर क्या पड़ने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।